हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस के अंतर्गत लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का केस मुस्लिम लॉ से। और केस का नाम है मैना बीवी एंड अदर्स वर्स डिफेंडेंट अपीलिएंट अपीलार्थी आवेदनकर्ता वर्सेज चौधरी वकील अहमद एंड अदर्स रिस्पोंडेंट प्रत्यार्थी उत्तरदाता। केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1925 PC 63 से। फ्रेंड्स, इस केस का सब्जेक्ट है कि एक मुस्लिम विधवा, आप लोग जानते होंगे मेहर मैरिज के टाइम दिया जाता है। मेहर ऋण के आधिपत्य में जायदाद का कब्जा रहने की अधिकारिणी है। इस केस का फैक्ट लिया गया था। फर्स्ट है मैना बीबी जो कि अपीलिएंट है ने अपने शौहर के मरने के बाद 1919 में उसकी संपत्ति अपने अधिकार में ले लेती है। तो अपने पति के मरने के बाद जो संपत्ति रहती है वो अपने नाम करा लेती है। सन 1902 में रिस्पोंडेंट ने अपीलिएंट के विरुद्ध विवादित संपत्ति में अपने भाग का हिस्सा मांगने के लिए दावा करता है और केस दायर करता है। विधवा मैना बीवी ने दावे का प्रतिरोध करती है तथा लिखित कथन दायर करती है कि विवादित संपत्ति उसके पति ने दान कर दिया। उसने कहा कि वह अपने पति की संपत्ति उस समय तक अपने अधिकार में रख सकती है जब तक कि उसका मेहर अदा न हो जाए। ये मेहर का केस आप लोग फिल्मों में देखे होंगे। विचारण न्यायालय ने यह मुकदमा सन 1903 में इस शर्त पर डिक्री कर दिया कि वादीगण 6 माह के भीतर मैना बीवी को उसकी मेहर आदि के 25,388 रुपये अदा कर दे, मतलब दे चुका दे, तथा इस अवधि में यह धनराशि अदा नहीं की गई तो मुकदमा खारिज समझा जाएगा। मतलब केस खत्म हो जाएगा और वे मैना बीवी को 291 रुपये हर्जे एवं खर्चे के भी अदा करेंगे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, लेकिन मेहर ऋण अदा करने की अवधि 3 दिसंबर 1906 तक बढ़ा दी। इस अवधि तक वादीगणों ने कोई भी रकम या पैसा का भुगतान नहीं किया। इस कारण वादीगण का दावा खारिज समझा गया और विधवा का कब्जा संपत्ति पर लगातार बना रहा। 18 मार्च 1907 को मैना बीवी ने विवादित मकान को दान कर दिया। मतलब जिस संपत्ति में जिस घर में वह रह रही थी उसको उसने दान कर दिया। वादीगण का कथन था कि मैना बीवी को मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। वादीगणों ने बिना शर्त संपत्ति पर कब्जे की मांग की कि मेहर ऋण से लाभ की उस धनराशि का मुजरा किया जाए मीन एडजस्ट किया जाए जिसे विधवा उपभोग कर चुकी है। संपत्ति का कब्जा वापस दिलाया जाए। अपीलिएंट मैना बीवी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह केस अवधिवादित है और धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से भी वर्जित है। यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है, विचारण न्यायालय में जाता है। विचारण न्यायालय का मत था कि यह केस मियाद बाहर एवं धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से वर्जित नहीं था। रिस्पोंडेंट शर्त अदायगी मेहर संपत्ति को रिस्पोंडेंट के अधिकार में देने का दावा डिक्री कर दिया। उसके बाद यह केस उच्च न्यायालय में जाता है और प्रतिवादी मैना बीवी ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दायर करते हैं। अपील खारिज कर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की निर्णय की पुष्टि करता है। उसके बाद यह केस प्रीवी काउंसिल जाता है। काउंसिल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मैना बीवी आदि ने प्रीवी काउंसिल में अपील दायर करते हैं और मैना बीवी जो कि अपीलिएंट है की ओर से यह दलील दी जाती है कि वह भोग बंधकी के समान थी, अतः बंधक छुड़ाने की डिक्री निष्पादित कराने में असफल रहने के बाद बंधक छुड़ाने के लिए दूसरा दावा नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से न्यायालय के निर्णय अवैध हैं चूँकि वह संपत्ति की पूर्ण मालकिन बन गई है। प्रीवी काउंसिल का मत था, यानी कि व्यू था। फर्स्ट,
यदि विधवा अपने पति की संपत्ति पर शांतिपूर्वक कब्जा कर लेती है तो वह उस समय तक कब्जा बनाए रखने की अधिकारनी है जब तक मेहर ऋण अदा न हो जाए। सेकंड पॉइंट है, विधवा का अधिकार साधारण बंधक से अधिक नहीं है और संपत्ति पर उसका कोई स्वामित्वाधिकार प्राप्त नहीं है मुस्लिम लॉ के अनुसार। थर्ड पॉइंट है, यदि कोई दावा राशि न देने की शर्त पर खारिज हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वादियों के स्वामित्व के अधिकार ही समाप्त हो गए, अतः दूसरा वाद चलने योग्य है। फोर्थ पॉइंट है, विधवा को यह अधिकार नहीं है कि वह संपत्ति बेचकर या अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर मेहर की रकम प्राप्त कर ले। चूंकि विधवा पूर्ण स्वामिनी नहीं है इसलिए उसको हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इस केस में मुस्लिम लॉ के अनुसार चल रहा है, पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है, सन 1903 की डिक्री के अनुसार रकम अदा न करने का यह नहीं निकाला जा सकता कि वह संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी बन गई है। वह न तो उक्त संपत्ति को दान कर सकती है और न ही दान प्राप्तकर्ताओं को उस दान पत्र से कोई अधिकार पहुंचते हैं। रिस्पोंडेंट द्वारा डिक्री की शर्त का पालन न करने का प्रभाव केवल यही था कि वादीगण उस स्थिति में आ गए जिसमें दावा करने के पूर्व थे। का जजमेंट निर्णय आता है, यह केस अपील खर्चा सहित खारिज कर दी जाती है और इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है कि फर्स्ट, यदि विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का शांतिपूर्वक कब्जा वैध तरीके से कर लेती है तो मुस्लिम विधि में विधवा को उस समय तक संपत्ति धारण करने का अधिकार है जब तक उसको मेहर ऋण अदा न कर दिया जाए। सेकेंड है, मुस्लिम विधवा मेहर ऋण के एवज में संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं बन सकती है। मेहर ऋण के भुगतान को अन्य ऋणों के भुगतान पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। फोर्थ है, जब तक कोई वाद या केस बिंदु पूर्व वाद में प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से नहीं उठाया जाता तब तक दूसरे वाद में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रांग न्याय मीन्स रेस जुडिकाटा। फिफ्थ पॉइंट है, बंधक का उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता अपितु ऋण वापस करने पर प्रतिभूत संपत्ति वापस प्राप्त करना ही बंधक का सार है, मीन्स मोर्टगेज। केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और केस डिस्कशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।